हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अदिति की वाणी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सबसे एक गुजारिश है, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, आपको मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी हमें राजस्थान के आबू रोड की रहने वाली रक्षा वैष्णव जी ने भेजी है। तो चलिए सुनते हैं ये कहानी। ये कहानी देवलगढ़ के महलों की है। कहते हैं आज भी यहाँ महफिल सजती है, दरबार लगते हैं, गीत संगीत होते हैं। कुल मिलाकर ऐसी कहानियाँ लगभग हर एक महल से जुड़ी होती है। पर उस दिन जो हमने वहाँ देखा वो कोई कहानी नहीं, हकीकत थी, एक खौफनाक हकीकत जिसकी गवाह मैं खुद हूँ। बात दरअसल उस टाइम की है जब मैं अपनी ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में थी और हमारे कॉलेज का एक ग्रुप एजुकेशनल टूर पर देवलगढ़ गया था, जिसमें मैं, मेरे 4 दोस्त दिशा, महक, पायल और आकाश तथा हमारे कुछ क्लासमेट्स और हमारे सर विपुल मेहता शामिल थे। हम कुल 15 लोग थे इस टूर में। सर्दियों की छुट्टी में ये टूर हमारे लिए एंजॉयमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन था। हम सब इसे लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। वो पथरीले जंगली रास्तों से जैसे जैसे हमारी बस गुजर रही थी, रहस्य और रोमांच का एक अलग ही नज़ारा हमारी आंखों के सामने साकार हो रहा था। देवलगढ़ के महलों और यहाँ के रहस्यों के बारे में लगभग हम सब ने सुन रखा था, किसी ने ज़्यादा तो किसी ने कम। इसीलिए सब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे इन महलों और इनके रहस्यों से रूबरू होने के लिए। वो सुनसान जंगली रास्ता भी हमारे एंजॉयमेंट के शोरगुल से गुलजार हो उठा था। हम गाते बजाते, धूम मचाते इस टूर का भरपूर आनंद उठाते जा रहे थे, उस खौफ से बेखबर जो वहाँ हमारा बेसब्री से इंतजार कर रहा था। सर्दी के दिन की वो हल्की हल्की ठंड, ऊपर से वो सुहावनी गुलाबी धूप, ऊपर से जंगल का सफर, सब कुछ कितना खूबसूरत था कि मैं बयां नहीं कर सकती। कहते हैं एक जमाने में ये जंगल ना होकर एक समृद्ध शहर हुआ करता था। इसकी संपन्नता और खूबसूरती के चर्चे चारों ओर थे। हर दूसरा राजा इस राज्य को प्राप्त करने के लिए राह में रहता था, लेकिन देवलगढ़ के राजा भीम सिंह की बहादुरी और कूटनीति के समक्ष कोई दूसरा राजा उनके समक्ष टिक नहीं पाता था। बस अपनी गति से निरंतर आगे बढ़ रही थी। एक लंबी दूरी तय कर हम अपने गंतव्य तक पहुंच गए थे। वाओ, ये क्या खूबसूरत जगह है, दिशा बोली। हाँ यार, सो नाइस, महक ने भी एक्साइटेड होते हुए कहा। सच में यार, जो सुना था इन महलों के बारे में, ये तो उससे कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत है। आज भी ये इतने भव्य और शानदार लग रहे हैं जैसे अभी अभी बने हों, है ना? मैंने कहा। हाँ, सच में बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, आकाश ने मेरी बात में सहमति जताते हुए कहा। इन खूबसूरत महलों को देखकर ग्रुप में हर कोई उनका दीवाना हो गया था। कोई उनके साथ अपनी सेल्फी ले रहा था तो कोई ग्रुप पिक्स। तभी हमारे सर ने सीटी बजाई और हम सभी को पहले खाना खाने का इंस्ट्रक्शन दिया। हम सब ने भी फटाफट लंच कंप्लीट किया। उन महलों को अंदर जाकर करीब से देखने के लिए हर कोई उतावला हो रहा था। लंच खत्म करने के बाद ग्राउंड में हम सब ने अपनी कैंपिंग का काम शुरू कर दिया। हम यहाँ रात में रुकने वाले थे। लगभग 2 बजे हमारा काम खत्म हो गया और हम सब सीधे महल की तरफ भागे। यहाँ कोई गार्ड
और केयर टेकर नहीं था, तो अब हमें कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं था। सर ने हमें 5-5 के ग्रुप में घूमने के इंस्ट्रक्शन दिए थे, जो हमारे लिए और भी अच्छा था। हम 5 फ्रेंड मजे से सबसे अलग एक बड़े से महल के अंदर जा पहुँचे। ये महल रानी इरावती का था, भीम सिंह की सबसे बड़ी रानी। वाह! महल के अंदर एक बोर्ड पर लिखा था रानी इरावती महल। तब हमें पता चला कि ये उनका महल था। कितना भव्य और विशाल गुंबद था इस महल के ऊपर, और अंदर की चित्रकारी ऐसी लग रही थी जैसे ये अभी उठकर बोलने लगेंगे। हम सब इन चित्रों और महल के अंदर की कलाकृतियों को निहारते हुए बरामदे से लगी सीढ़ियों से ऊपर दूसरी मंजिल पर पहुंचे। दूसरी मंजिल पर एक बड़ा सा खुला चौक था और उसके चारों तरफ अंदर कमरे बने हुए थे। वाह रे वाह, क्या ठाठ थे रानी इरावती के, महक बोली। सच में यार, इतना बड़ा महल सिर्फ एक रानी का, तो सोचो घर के हर सदस्य के कितने महल होंगे, पायल बोली। इनकी बात सुनकर आकाश हंसने लगा। क्यों आकाश, हंस क्यों रहे हो? दिशा ने पूछा। हंसू नहीं तो और क्या, भीम सिंह की एक रानी थोड़ी ही थी, 7 रानियां थी, 7। और तुम दोनों हर फैमिली मेंबर की बात कर रहे हो। उनकी फैमिली तो आधे गांव के बराबर होगी ना। कहते हुए आकाश ने जोर से हंसा। चुप हो जा छोरे, एक तेज आवाज हमारे कानों में गूंज उठी। किसी रुआबदार औरत की आवाज थी, जिसे सुनकर हम सब सहम गए। थोड़ी देर के लिए खामोशी छा गई, पर फिर आकाश ने तेज आवाज में पूछा, कौन है, कौन है यहाँ? लेकिन काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया। हमने सहमते हुए कमरे के अंदर जाकर भी देखा, पर वहां भी कोई नहीं था। हम सब थोड़े डर से गए थे, पर आकाश ने ग्रुप में से किसी का मजाक होगा कहकर बात को खत्म कर दिया। हमने भी उसकी बात को ठीक ही समझा और इस बात को किसी का मजाक कहकर रिलैक्स हो गए और मजे से घूमने लगे। महल के अंदर ही एक बड़ा सा स्विमिंग पूल बना हुआ था, जिसके बीचों बीच एक सुंदर सा फाउंटेन भी बना था। शायद जब रानी इरावती अपनी सखियों संग स्नान करने जाती होंगी, तब इसी फाउंटेन की मदद से पूल को पानी से भरा जाता होगा। जो भी हो, पर अच्छे ठाठ थे रानी साके, महक ने हंसते हुए कहा। वो चारों कब से मस्ती मजाक कर रहे थे, इधर उधर दौड़ रहे थे, फोटोज ले रहे थे। मैं भी उनके साथ खूब एंजॉय कर रही थी कि तभी एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे बरामदे में बने खंबे के पीछे से कोई हमें देख रहा है। ऐसा मुझे पहले भी सीढ़ियों के ऊपर आते समय महसूस हुआ था, पर तब मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। पर उस आवाज और अब ये, इन सब चीजों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था। कुछ तो जरूर था यहाँ, जो बस मुझे महसूस हो रहा था। मैं उन चारों को डराना नहीं चाहती थी, इसीलिए उन्हें कुछ भी नहीं बताया और खुद भी थोड़ा सहमते हुए उस खंबे की तरफ बढ़ी। जैसे ही मैं उस खंबे के पास पहुंची और उसके पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। ये देखकर मुझे बहुत हैरानी भी हुई, क्योंकि मैंने साफ साफ देखा था वहां कोई तो जरूर था। अरे यार सुहाना, वहां क्या कर रही हो? आकाश की तेज आवाज मेरे कानों में गूंज उठी। कुछ नहीं आकाश, मैं बस वो। अरे ये वो छोड़ो और यहाँ आओ। यहाँ कुछ ऐसा है जिसे देखकर तुम खुश हो जाओगी। कम ऑन, जल्दी आओ। हाँ आई, कहते हुए मैंने एक बार फिर मुड़कर उस पिलर के पीछे देखा, पर इस बार भी वहाँ कोई नहीं था। फिर मैंने उस बारे में ज़्यादा सोचना ठीक नहीं समझा
और अपने कदम तेजी से अपने दोस्तों की तरफ बढ़ाया। मैं उनके पास पहुंची तो आकाश ने मुझे सामने नीचे की तरफ इशारा करते हुए एक कुंड दिखाया। वो कुंड महल के ठीक पीछे एक दूसरे बड़े महल के सामने खुले से चौक में था, लबालब पानी से भरा हुआ। इतना सुंदर नज़ारा था कि देखते ही कैमरे में कैद करने को जी चाहे, पर मुझे फोटोग्राफी का इतना कोई शौक नहीं था। मुझे तो रियल में ऐसी चीज़ों को करीब से देखना बहुत अच्छा लगता था। उस कुंड को देखते ही मुझसे रहा नहीं गया। मैं और मेरी सहेलियां, हम सब तो दौड़कर उस कुंड के पास पहुंचे। आकाश भी हमारे पीछे आराम से गुनगुनाता हुआ आ पहुंचा। मेरी सहेलियां तो अपने पिक्चर्स क्लिक करने में लगी थी और मैं उस खूबसूरत कुंड को निहारने में। उस कुंड की दीवार पर संस्कृत में एक अभिलेख लिखा हुआ था। उस अभिलेख के अनुसार उस कुंड का नाम पद्म कुंड था और वहां लगे बोर्ड में कुंड का नाम देवलगढ़ कुंड लिखा हुआ था। मैंने सोचा शायद ये दोनों ही नाम होंगे इस कुंड के। काफी टाइम हमने कुंड के पास बिताया, खूब मस्ती की, फोटोज लिए। वहाँ उस कुंड के पास एक नवयुवती की बहुत ही सुंदर सी प्रतिमा भी बनी हुई थी। इतनी सुंदर और सजीव, मानो अभी कुछ बोल पड़ेगी। उस मूर्ति के नीचे रानी देवल दे लिखा हुआ था। रानी देवल भीम सिंह की सबसे छोटी रानी थी, जो बहुत ही खूबसूरत और बुद्धिमती थी। कहते हैं उनकी बुद्धि और कूटनीति का लोहा तो खुद राजा भीम सिंह भी मानते थे। हम थोड़ा आगे बढ़े उस कुंड के सामने वाले महल की तरफ। ये महल रानी देवल का ही था, उतना ही विशाल और भव्य जितना कि रानी इरावती का महल था। दरअसल राजा ने अपनी सभी रानियों के लिए एक जैसे 7 अलग अलग महल बनवाए थे, जिनके अंदर की खूबसूरती रानियों की अपनी अपनी पसंद का था। रानी देवल का महल पूर्ण रूप से सादगी और सुंदरता में विलीन था। दीवारों पर रामलीला, ब्रज लीला और रामायण के सुंदर सुंदर चित्र बने हुए थे। महल में एक बड़ा ही सुंदर मंदिर भी था, माँ जगदम्बा का, जिसमें नीलम के पत्थर से बनी माँ की बहुत ही सुंदर सी मूर्ति थी। यहाँ मुझे एक और रहस्यमय चीज देखने को मिली। वो खास बात ये थी कि उस वीरान जगह जहाँ अब कोई भी नहीं रहता, वहाँ मंदिर में पूजा किसने की होगी। मंदिर एकदम साफ सुथरा था, जबकि पूरे महल में कचरा पसरा हुआ था। जगह जगह मकड़ी के जाल बने हुए थे। वहीं यहाँ माँ की मूर्ति पर फूल चढ़े हुए थे, जला हुआ कपूर भी था। ये सब चीजें यहाँ कहाँ से आई? ये सवाल हमारे दिमाग में बार बार उठ रहे थे। तभी दिशा एकदम चौंकते हुए चीखते हुए बोली, अरे पायल, ये तुम्हारे माथे पर। उसकी बात सुनकर हम सबने भी पायल के माथे पर देखा। पायल के माथे पर नजर पड़ते ही हम सबके होश उड़ गए। उसकी ललाट पर कुमकुम का टीका लगा हुआ था, जबकि सुबह से उसके माथे पर कोई टीका नहीं था। पायल ने भी अपने हाथ से छूकर देखा, तभी उसे भी पता चला कि उसकी ललाट पर कुमकुम लगा हुआ है। अभी हम इसी के बारे में सोच रहे थे कि मेरी नजर आकाश पर पड़ी। उसके माथे पर भी कुमकुम का टीका लगा हुआ था। फिर मैंने दिशा और महक के माथे पर देखा तो मैं पूरी तरह से चौंक गई। उन दोनों के माथे पर भी टीका लगा हुआ था। तब मैंने अपना हाथ अपनी ललाट पर लगाया। मैं बता नहीं सकती उस समय मेरा क्या हाल हुआ था। मैं पूरी तरह चौंक गई थी।
पहली बार किसी मंदिर में जाकर मुझे इतना डर महसूस हुआ था। मेरे माथे पर भी टीका लगा हुआ था। मैंने अपने सभी दोस्तों को बताया। वो सब भी ये देखकर हैरान हो गए। ये टीका हमारे माथे पर किसने लगाया, कहाँ से आया, ये हम में से कोई नहीं जानता था। हम बुरी तरह से डर गए थे। फिर भी हमारे ग्रुप ने इस बात को ज़्यादा अहमियत ना देते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। मन में डर तो था, पर इन महलों के रहस्य को देखने खोजने का जुनून हम सबके ऊपर सवार था। हम महल के दूसरे कोने की तरफ पहुंचे। वहां फर्श पर एक खिड़की जैसा कुछ बना हुआ था। आकाश ने उसके दरवाजे को खोलने की कोशिश की, पर बरसों से जाम होने के कारण वो दरवाजा नहीं खुला। रहने दो आकाश, महक बोली। महक ठीक कह रही है आकाश, रहने दो। पता नहीं क्या होगा यहाँ, मंदिर जैसा कुछ ना घट जाए फिर से। पायल ने थोड़ा सहमते हुए कहा। ओके चलो वहां देखते हैं। सामने की तरफ इशारा करते हुए आकाश आगे बढ़ा। हम भी उसके पीछे हो लिए। तभी आवाज करता हुआ फर्श पर लगा दरवाजा खुल गया। हम सब बहुत डर गए। लगभग हम सब चिल्लाते हुए आकाश के पीछे छिप गए। बेचारा आकाश, डर तो उसे भी बहुत लग रहा था, पर आखिर वो किसके पीछे छिपता। तो उसने हम सबको समझाते हुए कहा, डोंट वरी यार, तुम सब डरो मत, मैं हूं ना यहाँ, मैं देखता हूँ क्या है वहाँ। कहते हुए वो आगे बढ़ा। उसे आगे बढ़ता देख मैं चीखते हुए बोली, नो आकाश प्लीज वहां मत जाओ, इधर आ जाओ प्लीज यार। मुझे शांत कराते हुए उसने कहा, डोंट वरी सुहाना, तुम घबराओ मत, मैं सिर्फ बाहर से ही देख रहा हूँ कि आखिर वहां है क्या, जमीन पर विंडो क्यों बनाई गई है। वो जैसे ही दरवाजे के करीब पहुंचा, उत्साह से वो उछल पड़ा। दोस्तों, यहाँ कोई स्टूपिड सा विंडो नहीं, बल्कि एक सीक्रेट दरवाजा है, सीक्रेट डोर। आह वाओ, यहाँ तो तहखाना है, यहाँ नीचे जाने के लिए यहाँ सीढ़ियां भी बनी हुई है। कहते हुए आकाश ने अपनी बात खत्म की, पर हमारा तो डर के मारे बुरा हाल था, इसलिए हम में से किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वहां जाकर कुछ देखे। हमें इस तरह से डरता देख आकाश हमारे पास आया और बोला, अरे यार, तुम लड़कियां भी ना बहुत ही ज्यादा डरपोक होते हो। क्या यार, कम से कम अंदर से ना सही बाहर से तो देख लो। कहते हुए वो हंसने लगा। चुप हो जाओ आकाश, ये कोई मजाक नहीं है, मैंने कहा। ओके आई एम सॉरी, लेकिन चल कर देखते हैं ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है। हम सब यहाँ एंजॉय करने आए हैं, नई नई चीज़ें देखने आए हैं, यहाँ के रहस्यों के बारे में जानने आए हैं। और तुम सब, आकाश ने थोड़ा निराश होते हुए कहा। आकाश इतना कह रहा है तो चलकर देख लेते हैं, दिशा ने कहा। क्यों, सिर्फ आकाश कह रहा है इसीलिए अब तुम्हारा डर छूमंतर हो गया? दिशा को छेड़ते हुए महक बोली। चुप कर तू, अगर सुहाना नहीं चाहती तो फिर कोई नहीं जाएगा। आकाश थोड़ा मूड ऑफ करते हुए बोला। क्यों आकाश, सिर्फ सुहाना कहेगी वही हम करेंगे? क्यों, मैं तो वहां जरूर जाऊंगी, और हाँ, सिर्फ बाहर से नहीं, तहखाने के अंदर जाकर भी देखूंगी। किसी को आना है तो आए, वरना ना आए। थोड़ा ताव खाते हुए पायल बोली। इस झगड़े में अब उसका डर फीका पड़ गया था। वो गुस्से में 30 कदम भरते हुए उस तहखाने की तरफ बढ़ी। मैंने उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहा, रुक जाओ पायल, रुको यार, ये बचपना मत कर। पर वो तो गुस्से की घोड़ी पर सवार थी। गुस्सा भी मुझ पर ही था, तो मेरी बात ना मानना तो लाजमी था। तो मेरी बातों को अनसुना करते हुए वो तहखाने की सीढ़ियों पर उतर गई।
उसे ऐसा करते देख मैं बेहद डर गई और अपने दोस्तों से बोली, चलो जल्दी करते हैं, हमें भी उस तहखाने में जाना होगा। हम पायल को वहाँ अकेले नहीं जाने दे सकते, वहाँ कुछ भी हो सकता है। तुम ठीक कह रही हो सुहाना, आकाश बोला। हाँ चलो हम सब चलते हैं। दिशा और महक भी रेडी हो गई और हम चारों भी उस तहखाने की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। अंदर खूब अंधेरा था, इसलिए आकाश ने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन कर दी थी। उसी के उजाले से हम सब उसके पीछे पायल को आवाज देते हुए नीचे उतर रहे थे। हमने अभी आधी सीढ़ी ही उतरी थी कि अचानक फिर से वही तेज खड़खड़ाहट हुई और वो दरवाजा अंदर बंद हो गया। ये देखकर महक की चीख निकल गई और वो रो पड़ी। हमने किसी तरह उसे संभाला, लेकिन वो बुरी तरह से डर गई थी। रोते हुए उसने कहा, हम यहाँ फंस गए दोस्तों, वो भी इस स्टूपिड पायल की वजह से। अब पता नहीं ये दरवाजा खुलेगा भी या नहीं। मुझे इस सिचुएशन में महक पर तरस भी आ रहा था और गुस्सा भी। एक तो वैसे ही इतना टेंशन था और ऊपर से वो रोए जा रही थी। अरे यार महक, चुप हो जाओ ना प्लीज। यहाँ से निकलने के बारे में तो सोच पाएंगे ना जब दिमाग शांत हो। और वो बेवकूफ पायल, पता नहीं उसे क्या शौक चढ़ा था झांसी की रानी बनने का। गुस्सा होते हुए तेज आवाज में आकाश बोला। शांत हो जाओ आकाश, मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? तुम भी तो कब से यहाँ आना चाहते थे। पायल बोली। अरे पायल, तुम कहाँ थी? हमने कितनी आवाज दी तुम्हें, कुछ बोली क्यों नहीं? मैंने पूछा। मैं यहीं थी, पायल बोली। ओह, तो तुम जानबूझकर चुप थी? क्या तुम पागल हो? आकाश ने फिर गुस्सा होते हुए कहा और वो दोनों लड़ने लगे। इस मुश्किल हालात में भी इन दोनों की लड़ाई जारी थी। इनकी लड़ाई के बीच अचानक मेरी नज़र तहखाने पर रखी एक पेटी पर पड़ी। इन दोनों का ध्यान झगड़े से हटाने के लिए मैं बीच में ही बोल पड़ी। अरे गाइस, वो देखो वहाँ क्या है? कहते हुए मैंने पेटी की तरफ इशारा किया। मेरी बात सुनकर वो दोनों झगड़ा तो भूल गए, लेकिन अब फिर एक नई मुसीबत खड़ी कर दी दोनों ने। दोनों के दोनों उतावले थे। दोनों सीधे उस संदूक की तरफ बढ़े और उसे खोलने की कोशिश करने लगे। मैंने उन्हें ऐसा करने से रोका। अरे यार, आगे ही क्या कम मुसीबत है जो तुम दोनों अब इस पेटी को भी खोलना चाहते हो? मत खोलो उसे, मैं बोली। ठीक है, कहते हुए आकाश रुक गया, लेकिन पायल, जेलेसी के कारण उसे मेरी हर बात से प्रॉब्लम हो रही थी। मैं तो जरूर खोलूंगी, कहते हुए उसने वो संदूक खोल दिया। संदूक खोलते ही हम थोड़ा डर गए, पर सब कुछ शांत देखकर हम भी सहज हो गए। वो संदूक पूरी तरह से खाली था, बस उसमें एक पुरानी सी किताब रखी हुई थी। पायल ने वो किताब निकाली और पढ़ने की कोशिश की, लेकिन किताब संस्कृत में थी, इसलिए वो उसे नहीं पढ़ पाई। इस पर आकाश ने उसके हाथ से किताब छीनते हुए कहा, ओ अंग्रेज, तू इसे नहीं पढ़ पाएगी, रहने दे। इसे तो अब सुहाना ही पढ़ेगी और पढ़कर हम सबको भी बताएगी कि क्या लिखा है इसमें। कहते हुए आकाश ने वो किताब मुझे पकड़ा दी। जब मैंने उस किताब को पढ़ा तो मुझे इस राज्य देवलगढ़ के इतिहास की उस घटना की जानकारी मिली जिसकी वजह से ये भव्य राज्य सदा के लिए उजड़ गया। उस किताब के अनुसार इस राज्य पर महाराज भीम सिंह और उनके पुरखों का शासन था। राजा भीम सिंह की 7 रानियां थीं, पर महल का संपूर्ण प्रशासन सबसे बड़ी रानी इरावती के ही हाथों में थी। महाराज के बाद उनका आदेश ही महल वासियों और प्रजा के लिए सर्वोपरि था।
स्वयं महाराज महल में उनके बनाए नियमों का ही अनुसरण करते थे। दूसरी पांचों रानियां तो बेचारी रानी ईरा के सामने जुबान भी नहीं खोल पाती थी। वहीं रानी इरावती अपने सम्मान और पद के रुबाब में दिन प्रतिदिन तानाशाह होती जा रही थी। महल के प्रत्येक सदस्य, खासकर दूसरी रानियों को तो वे दासियों तक के समक्ष अपमानित कर देती थी। रानियां महाराज से शिकायत भी करती तो वो महल के अनुशासन व्यवस्था का हवाला देकर उन्हें शांत कर देती अथवा उन रानियों पर ही दोषारोपण कर देती थी। महल के दास दासी भी भय के मारे उन्हीं का पक्ष लेते और इस प्रकार छोटी रानियों को महाराज के समक्ष भी अपमानित होना पड़ता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी के दिन ज्यादा नहीं चलते और कभी ना कभी शेर को सवा शेर मिल ही जाते हैं। इसी क्रम में एक दिन महाराज देवासपुर की राजकुमारी देवल को विवाह कर अपने साथ ले आए। महाराज भीम सिंह की सातवीं और सबसे छोटी रानी के रूप में रानी देवल दे ने महल में प्रवेश किया था। उनके आने पर दूसरी रानियों ने खूब मन ही मन नाराजगी प्रकट की थी, पर आखिर करती तो करती क्या। वो बड़ी रानी ने महाराज और नववधू का भव्य आदर सत्कार किया, जैसे कि उन्होंने हर बार प्रत्येक रानी का किया था, ताकि महाराज की दृष्टि में वे श्रेष्ठ बनी रहें। अपनी इसी चालाकी पूर्ण आचरण के कारण आज तक 5 छोटी रानियों के आ जाने के बाद भी वे उसी सम्मान और अधिकार के साथ अपना एक अधिकार शासन कर रही थी। किंतु इस बार जो नववधू आई थी वे तो चतुराई और कूटनीति में इतनी पारंगत थी कि स्वयं महाराज भीम सिंह उनके समक्ष नतमस्तक हो चुके थे। उनके सामने रानी ईरा का छलावा कब तक चलता। वे आते ही अपनी मनमोहक छवि और कुशल राजनीतिक ज्ञान के प्रभाव से महाराज की प्रेयसी बन गई थी। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय, भले ही प्रशासन से ही संबंधित क्यों न हो, महाराज उनकी सलाह लिए बिना कभी नहीं करते थे। उन्होंने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए संपूर्ण राजमहल को महारानी ईरा की तानाशाही से मुक्त करवा दिया था और इस वजह से वे महल में भी सबकी प्रिय बन गई थी। महाराज तो उनके इस कदर दीवाने हो चले थे कि उन्होंने अपने राज्य का पुराना नाम भीमपुर से बदलकर देवलगढ़ रख लिया था और ये बात महारानी ईरा को खूब अखड़ी थी। कहाँ वो एक छत्र महल पर राज करती थी और कहाँ रानी देवल ने सबको उनके अत्याचार और अधीनता से मुक्त करवा दिया था। वहीं रानी देवल के मन में थोड़ा सा भी अहंकार नहीं था। महाराज की प्रिय होने के बावजूद भी कभी उन्होंने रानी ईरा के विरुद्ध उनके कानों में विष घोलने का काम नहीं किया था और ना ही कभी उनसे ईर्ष्या की थी। उन्होंने तो बस उनके अत्याचार और तानाशाही से सबको मुक्त करवाने का कार्य किया था। लेकिन रानी ईरा उनसे अत्यधिक घृणा करती थी। उन्होंने मन ही मन रानी देवल के विरुद्ध षड्यंत्र रचना प्रारंभ कर दिया था। जालिम सिंह नाम के एक सेना नायक जो रानी देवल पर कुदृष्टि रखता था और किसी भी कीमत पर उन्हें प्राप्त करना चाहता था, उसके साथ मिलकर उनके चरित्र को कलंक लगाने का झूठा परपंच रचा। उन्होंने रानी देवल के कक्ष के बाहर द्वारपाल के रूप में खड़ी रहने वाली दासियों को भी भय दिखाकर इस षड्यंत्र में अपने साथ मिला दिया। जब दिन में रानी देवल अपने समस्त कार्यों को करके अपने शयन कक्ष में विश्राम करने हेतु गई, तब दासियों के सहयोग से जालिम सिंह अपने चेहरे को कपड़े से ढककर उनके कक्ष में जाकर छिप गया। वही योजना अनुसार
एक दासी ने महारानी ईरा को कार्य संपन्न होने का संकेत भी दे दिया। संकेत मिलते ही महारानी ईरा किसी बहाने महाराज को अपने साथ लेकर महारानी देवल के महल में पहुंची। महारानी देवल का शयन कक्ष महल की दूसरी मंजिल पर था। महाराज और महारानी ईरा उनके शयन कक्ष की ओर बढ़े। तभी दासी ने जालिम सिंह को उनके आगमन का इशारा दे दिया। इशारा मिलते ही योजना अनुसार जालिम सिंह महाराज के समक्ष महारानी देवल के कक्ष से निकलकर तेजी से झरोखे की ओर भागा। उसे ऐसे भागता देख उसकी ओर संकेत करते हुए महारानी ईरा चिल्लाई, महाराज महाराज, वो देखिए, वो पुरुष। महाराज की दृष्टि भी उस व्यक्ति पर पड़ी और वे अपनी तलवार निकालकर तेजी से उसके पीछे भागे। किंतु पहले से तय योजना अनुसार जालिम सिंह दूसरी मंजिल के झरोखे से नीचे कूद गया। वो एक कुशल योद्धा था। उसके लिए ये कार्य उतना कठिन नहीं था। वो महल के सभी गुप्त मार्गों से परिचित था, अतः वो बड़ी ही आसानी से भाग निकला और आगे जाकर अपने चेहरे से वो कपड़ा हटाकर वो पूर्णतः सामान्य हो गया। वहीं शोरगुल सुनकर रानी देवल उठकर अपने कक्ष से बाहर आ गई। वहां उन्होंने महाराज और महारानी ईरा को देखा तो वो चौंक गई और बोली, महाराज आप यहाँ? हाँ छोटी महारानी, क्यों? महाराज को यहाँ नहीं होना चाहिए था, तंज कसते हुए महारानी ईरा बोली। तभी महाराज रानी देवल की ओर बढ़े और उनके समीप जाकर बोले, आप ठीक तो हैं रानी सा? जी महाराज, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, किंतु आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? महारानी देवल ने पूछा। इससे पहले कि महाराज उनकी बात का उत्तर देते, महारानी ईरावती बीच में ही बोल पड़ी, क्योंकि महाराज बहुत ही भोले हैं। छोटी रानी सा, आप कहना क्या चाहती हैं दीदी? कृपया स्पष्ट करें। रानी देवल बोली। ओह, तो अब आपकी करनी मुझे बोलकर आपको बतानी पड़ेगी। महारानी ईरा ने फिर तंज कसा। उनके इस तंज को महाराज समझ गए थे कि वे कहना क्या चाहती हैं, किंतु उन्हें अपनी प्रियतमा पर पूरा विश्वास था, इसलिए वो उन्हें रोकते हुए बोले, शांत हो जाइए महारानी ईरा, आप जानती भी हैं आप क्या कह रही हैं। किंतु महाराज वो पुरुष। महारानी ईरा फिर बोली। कौन पुरुष? महारानी देवल ने अपनी अनभिज्ञता प्रकट करते हुए कहा, वही जो अभी आपके कमरे से निकलकर भाग गया। गुस्से से रानी ईरावती बोली। मेरे कक्ष से अभी? रानी देवल भी अनभिज्ञता प्रकट करते हुए बोली। इससे पहले कि अब रानी ईरा कुछ बोलती, महाराज भीम सिंह खुद बोल उठे। हाँ देवल, अभी आपके कक्ष से एक पुरुष अपने मुख को वस्त्र से छिपाकर भागते हुए झरोके से कूदकर भाग गया। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? रानी देवल चिंतित स्वर में बोली। हम ठीक कह रहे हैं देवल, हमने स्वयं अपनी आंखों से उसे देखा है, महाराज बोले। किंतु हुकुम सा, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे कक्ष में कोई कैसे और कब आया। महारानी देवल ने अत्यंत ही चिंतित स्वर में कहा। तब महाराज ने उनके कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, अवश्य ही वो हमारा कोई शत्रु रहा होगा जिसने आप पर प्राण घातक हमला करने की चेष्टा की, पर सफल ना हो सका। पर आप चिंता ना करें प्रिय, हम उसे कहीं से भी ढूंढकर मृत्यु दंड देंगे। किंतु महाराज, इतने सख्त पहरे के पश्चात महल में कोई इस प्रकार दिन दहाड़े कैसे प्रवेश कर सकता है? और फिर छोटी रानी के महल में आने के लिए किसी भी बाहरी व्यक्ति को हमारे महल से होकर ही तो आना पड़ेगा। दो महल के सख्त पहरे के मध्य यहाँ आना। महारानी ईरा ने फिर संदेह व्यक्त करते हुए कहा, हो सकता है वो व्यक्ति यहाँ से आया ही ना हो, वहीं से आया हो जहाँ से भागकर गया है।
महाराज बोले। महारानी ईरा महाराज के मन में संदेह उत्पन्न करने का कार्य बखूबी कर रही थी, किंतु महाराज हर बार उनकी कोशिश विफल कर रहे थे। तो अब महारानी ईरावती ने अपनी अगली चाल चली और दोनों दासियों की ओर इशारा करते हुए बोली, इसका तो ये अर्थ है महाराज कि ये दोनों दासियां भी अपना कार्य उचित प्रकार से नहीं कर रही हैं, तभी तो उन्हें भी कुछ ज्ञात न हुआ उस पुरुष के संबंध में। छोटी रानी की सुरक्षा में इतनी भारी चूक, हे ईश्वर! महाराज अब इन दोनों दासियों को मृत्यु दंड दीजिए महाराज। महारानी ईरा ने दासियों की ओर संकेत करते हुए अपना अंतिम दांव खेला। महाराज भी उनकी बात से सहमत होते हुए बोले, आप उचित कह रही हैं महारानी ईरा, हम इन दोनों दासियों को मृत्यु दंड अवश्य देंगे। बस महाराज का इतना कहना था कि योजना अनुसार दोनों दासियां दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। हम तो केवल छोटी रानी सा के हुक्म का पालन कर रहे थे महाराज। छोटी रानी सा का हुक्म? चौंकते हुए महाराज ने पूछा। जी महाराज, एक दासी अपनी नजरें झुकाकर बोली। कैसा हुक्म? महाराज ने फिर पूछा। तो दोनों दासियों ने महारानी देवल दे की तरफ देखा और फिर अपनी नजरें झुकाकर शांत खड़ी रही। तब महाराज को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने महारानी देवल की ओर देखा, वे भी आश्चर्य से महाराज की ओर देख रही थी। तब वो उन दासियों से बोले, जो कहना है स्पष्ट कहो, ये आदेश है हमारा। तब एक दासी थोड़ा सहमते हुए बोली, महाराज, जिस पुरुष को आपने आज देखा है वो यहाँ कई बार आ चुका है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो दासी? चौंकते हुए महारानी देवल बोली। अपनी दासी के मुंह से ये बात सुनकर वो तो चकित ही हो गई थी। हमें क्षमा कर दीजिए छोटी महारानी सा, लेकिन यदि अब हम सच नहीं बोलेंगे तो महाराज हमारे प्राण ले लेंगे। हमें क्षमा कर दीजिए, अब हम आपके राज को और नहीं छिपा सकती। दोनों दासियों ने हाथ जोड़कर महारानी देवल से कहा। ये बात सुनकर महाराज भीम सिंह तो क्रोध से उफनते हुए बोले, जो भी बात है स्पष्ट कहो, कैसा भेद? तब वो दासियां आगे बोली, हाँ महाराज, वो पुरुष यहाँ प्रथम बार नहीं आया है, अपितु हर दूसरे दिन, कभी रात्रि को तो कभी दिन में यहाँ आता है। और क्या? महाराज ने गुस्से से पूछा। और महारानी सा के साथ कई घड़ी एकांत में समय बिताता है, दोनों दासियां बोली। दोस्तों, ये कहानी अभी और बाकी है। कहानी का अगला भाग जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और मेरी कहानियों को इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। मेरी कहानी आपको कैसी लगती हैं मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। और दोस्तों, प्लीज़ मेरी कहानियों को शेयर भी किया कीजिए ना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।